मतलब हॉरोस्कोप अगर गलत भी बनेगा तो भी बहुत कुछ उसमें करेक्ट प्रेडिक्शन होता है। दूसरा उसका फैक्टर आता है नवमांश का, जो हर 13 मिनट के अंदर चेंज होता है। तो अगर सपोज कि 8 बजे लग्न चेंज होना था, तो फिर अगर आपका 7:30 है बर्थ का टाइम या 7:45 भी है, तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, हालांकि उसमें नवमांश बदल जाएगा। तो जब भी ऐसे केस में क्या करना होता है कि अगर 8 बजे सपोज आपका लग्न चेंज हो रहा था, लेकिन आपका जन्म 8 बजे के आसपास का है, 5 मिनट पहले भी हो सकता है, 5 मिनट बाद भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको 2 हॉरोस्कोप बनानी होती है और पास्ट इवेंट को टेस्ट करना होता है कि कौन सा हॉरोस्कोप राइट इवेंट्स दिखा रहा है। उससे फिर हम राइट हॉरोस्कोप पता करते हैं और उसको करेक्ट करने के लिए फिर उसमें नवमांश करेक्शन भी हो सकता है। ठीक, लेकिन बेसिकली डेट फिक्स नहीं है। नहीं तो फिर वो एस्ट्रोलॉजी का सहारा नहीं ले सकता। डेट फिक्स नहीं तो कम से कम तिथि वगैरह तो मालूम हो। तिथि तो इंडिया में जनरली मालूम रहती है लोगों को, तो तिथि है तो वो भी ठीक है। आप कुछ पूछ रहे हैं? हमें हॉरोस्कोप का कोई अल्फाबेट ही पता नहीं, then we are able to learn that. जी, थैंक यू वेरी मच। आपको हॉरोस्कोप का ABCD नहीं पता है तो क्या हम सीख सकते हैं? अभी हम ब्रेक के बाद आएंगे, आपको 2.5 घंटे में आप देखेंगे आप क्या सीखते जाएंगे। ठीक, फिर वो सब में सही आता है, लेकिन उसका हल जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो अलग अलग बताते हैं। जैसे कि कोई व्रत करना है या कोई दान करना है या कोई जप करना है, ऐसे अलग अलग चीज़ें बताते हैं। तो वो करने से अभी तक किसी से मुझे कोई ऐसा लगता नहीं कि कुछ फायदा हुआ। बहुत आपने बिल्कुल सही बात बोली। मैंने बहुत लोगों को मिला हूँ, कितने लोगों ने, और नासिक में जाके पूजा होती है काल सर्पियों की, कितने लोगों ने की और कितनी कितनी बार की। तो कभी अगर आपको ये सब उपाय से अगर आपको कोई बेनिफिट हो गया है तो समझ लीजिए बाई चांस ही हुआ। ये कोई बहुत कहीं से भी ये उपाय साइंटिफिक नहीं है। मैं बिल्कुल जो अंधविश्वास है उसका मैं सदा से विरोध करता हूँ। अभी आप पूछेंगे फिर उपाय क्या है? अगर ये उपाय नहीं है तो उपाय स्वयं को समझना, नंबर 1 स्वयं को समझिए। एस्ट्रोलॉजी आपको बता रही है कि क्या आपके अंदर कौन सा विकार मौजूद है। क्या आपको गुस्सा आता है? क्या आप लालच में ज़्यादा पड़ जाते हैं, अपना जितना करना है उससे बहुत ज़्यादा कर जाते हैं? क्या आपकी प्लानिंग अनरियलिस्टिक है? तो सबसे पहले स्वयं को समझना, फिर हम स्वयं को कैसे बदल सकते हैं उस मैकेनिज्म को समझना। तो जो स्वाध्याय हम कहेंगे, ध्यान कहेंगे, समाधि कहेंगे, प्राणायाम कहेंगे, ये उपाय मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। आपने अगर मेरा टीवी शो देखा हो तो मैं उसमें मुद्राएं मैं बताता था। पूरे भारतवर्ष में शायद एक ही शो ऐसा था जिसमें हॉरोस्कोप देखने के बाद फिर मैं प्राणायाम या मुद्रा या ध्यान कुछ बताता था। तो इस तरह के मेरे जो उपाय हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको कैसे साइकोलॉजिकली अपने ऊपर काम करना है, स्पिरिचुअली अपने ऊपर काम करना है। अब आप देखेंगे तो मैं एक भी नग नहीं पहनता हूँ। क्या कारण है? क्योंकि मेरी समझ में आ गया कि नग पहनने से ज्यादा अच्छा जो हमारे चक्रों में विकार है उन विकारों को क्लीन कर लेते हैं, उन विकारों को साफ कर लेते हैं, वहां से कुछ असर आएगा। आप अच्छे से अच्छा रूबी पहन लीजिए, उससे ज्यादा अच्छा होगा कि मणिपुर चक्र को जागृत करने के उपाय कीजिए, तब उसमें कुछ आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। मैं यह पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराता हूँ, अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया था। तो जो जिन जड़ों से हमारे विकार शुरू हुए थे, जब उन जड़ों में हम पहुंच गए तो वहां से वो विकार ऑटोमेटिक गायब हो जाते। आप देखेंगे कुछ लोगों के एक्सपीरियंस, अनिल भाई का एक्सपीरियंस रहा हो और भी कुछ लोगों का एक्सपीरियंस रहा कि ऑटोमेटिक वो विकार ही गायब हो जाते। तो हमको कहीं ना कहीं अपनी चेतना के उत्थान पर काम करना होगा। 2 तरह से काम करना होगा। एक तो जो हमने विकार इकट्ठे किए हुए हैं उन विकारों को हमको साफ करना है, दूसरा हमारे चेतना के उत्थान पर काम करना है। तो यही 2 उपाय हैं जो काम आते हैं। बाकी मैं नहीं समझता, बाकी तुक्का लग जाता है। मैं कहता हूँ, मुझे ध्यान है कि मेरे ननिहाल में हमारे मामा जी की 2 लड़कियां थी। तो नाना जी को बड़ी, और अकेले मामा जी थे, तो नाना जी को बड़ी चिंता रहती थी कि वंश की क्या। तो उन्हें बताया गया कि एक यज्ञ होता है, जो कौन सा यज्ञ है, जो
महर्षि वशिष्ठ ने दशरथ जी को कराया था, 4 पुत्र हुए। तो सबसे पहली बात तो यही है कि अगर संतान होने वाली तो 50% चांस तो है ही कि लड़का होगा कि लड़की होगी। ठीक है, वो यज्ञ हुआ, फिर लड़की कंसीव हुई, फिर मेरे मामा जी का लड़का था अभी, उसके लिए भी सेम यज्ञ कराया गया, उसको भी इस बार 2 लड़कियां हुई, ट्विंस, अभी उसकी 4 लड़कियां हैं। तो अभी क्या होता है कि यज्ञ कराया, किसी को लड़का हो गया तो फिर पंडित जी सब जगह बोलते हैं कि मैंने यज्ञ कराया तो लड़का हो गया, जबकि 50% चांस तो है ही। अब या तो आप साइंटिफिक एक स्टडी करें कि 100 लोगों क्या कराया गया, फिर उसमें से 60% जो आपको जेंडर चाहिए था हुआ, तब तो मैं उस यज्ञ की इफेक्टिवनेस समझता हूँ। लेकिन अक्सर करके क्या होता है, उपाय बताए जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं कई लोगों का समय ही बदल रहा होता है तो ऑटोमेटिक चेंज हो ही रहा होता है, तो फिर वो कहानियां बन जाती हैं। ऐसा भी मैंने बहुत एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है कि वो प्रेडिक्शंस छपाते ही रहते हैं लगातार, और उसके बाद जो करेक्ट होती है उसकी फाइल बना लेते हैं, जो प्रेडिक्शन गलत निकल गई वो फाड़ के फेंक दी जाती है। तो इस तरह की बहुत सी बातें चलती हैं, बहुत सा अंधविश्वास। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी को एक साइंस की तरह से अगर आप समझेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। मैं एस्ट्रोलॉजी साइंटिस्ट हूं, मैंने एस्ट्रोलॉजी को पूरा जो घटनाएं घटती है उसको मैंने पूरा टेस्ट किया है और बड़ी ईमानदारी से टेस्ट किया। इसके बाद जो सिस्टम डेवलप हुआ है वो मैं आपसे कहने के लिए आया। आपकी बात का समाधान हुआ? थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहे? मंत्र तंत्र से और यज्ञ से अनुकूल होती तरंग पैदा नहीं होते हैं? देखिए, इन सब का इफेक्ट है, लेकिन इसके लिए ज्ञानी चाहिए, जिसको ज्ञान होगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ है कहीं पर और आपने कर दिया। नहीं, मैं मानता हूं बिल्कुल यज्ञ और यंत्र तंत्र सबका इफेक्ट है, लेकिन जो उसकी इस समय परेशानी है, जो उसका जो डीप जानकार है वो नहीं। कौन लोग हैं जो एक शास्त्र में लिखा है उसको पढ़ के वैसा का वैसा कर सकते हैं, लेकिन उससे तो इफेक्ट नहीं होता। हाँ जी, शांत नहीं होते मंत्र? नहीं, मैंने ऐसा नहीं पाया। मोबाइल में आपसे बात करते हैं तो हवा के द्वारा आपके पास प्रसारण हुआ नहीं, आप बहुत मैं बिल्कुल मानता हूँ, और मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि मंत्र तंत्र अपने आप में इफेक्टिव है। वो एक सर्टेन एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करे। देखिए क्या है, अगर आपका शनि में कहीं प्रॉब्लम है तो अगर आप अभी नासा ने रिसर्च की, नासा ने क्या रिसर्च की है, हर प्लैनेट की अपनी एक साउंड है। उस साउंड के साथ अगर आप जुड़ जाएंगे तो उस ग्रह की वाइब्रेशन के साथ आप जुड़ गए। लेकिन जो हम शनि का मंत्र समझते हैं, वो शनि का मंत्र इसलिए बनाया गया था कि वो उस मंत्र के माध्यम से वो पर्टिकुलर साउंड क्रिएट किया जा सके। लेकिन अगर आपको साउंड का ही पता नहीं तो फिर उस मंत्र का क्या असर होगा? मैं आपको कहना चाहूंगा, हम सब लोग ओम का मेडिटेशन करते हैं, ठीक? अब ये ओम का मेडिटेशन आया कहां से? ओम का मेडिटेशन, ओम यानी ब्रह्मांड की वह ध्वनि जो सब जगह ओमनी प्रेजेंट आ रही है। लेकिन अगर आपने उस ध्वनि को नहीं सुना है और अगर आप सिर्फ ओम की आवाज कर रहे हैं तो उसका ओम से कोई कनेक्शन ही नहीं। तो आपको ओम का मेडिटेशन कौन बता सकता है? जिसने उस ध्वनि को सुना है, वो बता सकता है। ये ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि जो कोई आपको बताए और आप उसे फॉलो कर सके सिर्फ किताबों में पढ़ के। ये स्वयं के अनुभव। मैं इसीलिए कहता हूं कि जब आपके स्वयं के अनुभव है वहां तक आप गाइड कर सकते हैं, किताबों में पढ़ के गाइड नहीं किया जा सकता। ठीक? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो एस्ट्रोलॉजी सिस्टम है उसमें ग्रह का नाम बताना और वो सब चीज़ें इंक्लूडेड बिल्कुल नहीं है। देखिए, मेरे सिस्टम में हर ग्रह एक तरह का विचार पुंज है, भाव पुंज है। हर ग्रह जब किसी नेगेटिव स्थिति में आता है तो उन नेगेटिव विचारों को, भावों को क्रिएट करता है और उसके कारण से ही नेगेटिव घटनाएं आपके जीवन में होती। लेकिन एक और समझ है
कि कुछ भी जीवन में नेगेटिव नहीं होता। अब जो हमको नेगेटिव लग रहा है वो कैसे पॉजिटिव हो जीवन में, मेरा पूरी एस्ट्रोलॉजी इसके अराउंड है। जिसको हम नेगेटिव समझते हैं, हमारी समझ उसके बारे में पॉजिटिव कैसे हो जाए, और वो कैसे होती है, जब हमारी चेतना का उत्थान हो जाता है तो जो नेगेटिव नजर आ रहा है वही पॉजिटिव है। अब आप सोचेंगे कि किसान है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में वो बीज डाल रहा होता है, तो कितना नेगेटिव लगता है, परेशानी परेशानी है। लेकिन क्या उस बीज को डाले बिना फसल हो सकती है? वो सोचेगा कि चलो बारिश आने दो तभी मैं बीज डालूंगा, तो क्या होगा? इसलिए ये हमारा भ्रम है कि जीवन में नेगेटिव और पॉजिटिव समय होता है। कुछ समय बीज डालने का होता है और कुछ समय फसल काटने का होता है। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े रिजल्ट आए, उनकी शुरुआत आपके मोस्ट डिफिकल्ट टाइम में ही हुई। इसलिए अक्सर करके बहुत से लोग इस तरह का उनकी समझ रहती है कि मेरा टाइम बहुत डिफिकल्ट चल रहा है तो अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, जब अच्छा समय आ जाएगा कुछ करूंगा। ऐसे लोगों का मैंने सदा देखा है, जब डिफिकल्ट टाइम होता है तो कुछ नहीं करते हैं, अच्छा समय भी आता है तो बड़े जरा से कुछ रिजल्ट आकर रह जाते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो टाइमिंग की साइंस है, बाकी एस्ट्रोलॉजी से बड़ा जो नियम है वो कर्मों का सिद्धांत है। जो डिफिकल्ट टाइम में भी अपना काम बराबर किए जाते हैं, मैंने देखा है जैसे ही उनका अच्छा समय आता है वैसे ही तुरंत सारे के सारे एक साथ रिजल्ट उनकी लाइफ में आने लगते हैं, एक साथ। क्योंकि कोई भी कर्म बेकार नहीं जाता। अभी आपने बताया कि अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई बंदा उसका जन्म होता है और उसको वो शायद कोई मेंटल डिफेक्ट, तो जब से वो जन्म लेता है और बोला अभी कोई मणिपुर चक्र में डिफेक्ट है या कहीं भी, तो वो विधि करके उसको ठीक कर सकते हैं एकदम से। तो इस केस में क्या कर सकते हैं? तो विधि करके ठीक कौन कर सकते हैं? नहीं, अगर कोई दिक्कत हो, जैसे प्लैनेट्स की कोई हो गया, तो बोला कि मणिपुर चक्र ग्रह का नंग पहनने से अच्छा है कि वो कर लें, तो फिर इस केस में क्या करेंगे? जो दूसरा किसी को प्रॉब्लम है, हाँ, कुछ कर नहीं सकता, हाँ, उस पर दूसरे लोगों को काम करना होगा। लेकिन एक बात फिर भी समझनी होगी कि अगर कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम के साथ आया है तो बहुत गहरा कर्मों का बंधन है, और सबसे पहले तो उन कर्मों के बंधन को समझना होगा, तभी उसमें कुछ हो सकता है। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को रिकमेंड करता हूँ एस्ट्रोलॉजी के साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हमेशा रिकमेंड करता हूँ। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपकी यात्रा कहाँ से कहाँ तक चली आ रही है, तो आप इस जन्म को भी समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो मेरे लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन और एस्ट्रोलॉजी एक ही प्रोसेस है। स्वामी जी, मैं आपको बोलता हूँ ये पास्ट उसका अच्छा नहीं है, तो उसका पास्ट का क्लियर करने के लिए क्या करना चाहिए? मेरा एक दूसरा भी प्रश्न है कि मान लो 12 हाउस है और 8 हाउस, उसका स्वामी का जो संबंध होता है वो अकस्मात से ही पड़ता है। शर्त इतनी है कि 10 अंश से दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 अंश का होना चाहिए, तो अकस्मात से आदमी मरता है, अगर जल जाता है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है, ये टल सकता है? देखिए, पहली बात तो किसी भी ग्रह स्थिति का कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं। अगर जो आपने बताया अगर वो सच होता तो एक ही समय पे अब जो 5 लोग जिनका जन्म होता था, तो 5 लोग सेम समय पे सेम तरह से मरते थे। आप समझ रहे? तो ये बात सही नहीं। एक ही ग्रह स्थिति होती है लेकिन सबके लिए उसका रिजल्ट भिन्न भिन्न होता है, और इसके लिए कैलिब्रेशन आवश्यक है। पुराने कर्मों का कैलिब्रेशन करना आवश्यक है, उसके बिना करेक्ट प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। इस जन्म में क्लियर हो सकता है हमारे कर्म? अच्छा, दूसरी बात क्लियर हो सकते हैं तो जो जिन जन्मों में वो कर्म क्रिएट हुए थे उस जन्म में अगर आप पहुंच जाते हैं और अगर आप उसको दोबारा से जी सकते हैं तो उसका बंधन आपके ऊपर से हट जाता है। जो पास्ट लाइफ में जाने का जो पर्पस है वो यही है। पूर्व जन्म में हम किया तो पहले तो पूर्व जन्म का हमारा कर्म तो हाँ, होना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए, तो उसका प्रायश्चित कर ले। नहीं, उसका प्रायश्चित करने की जरूरत ही नहीं होती, सिर्फ उसमें जाके आपने दोबारा से जी लिया, हो गया। क्योंकि आपने उसको जिया नहीं था इसलिए वो अभी तक कर्म आपके साथ चल रहा है। चुकता हो गया। हाँ, वो एक लेवल पे चुकता हो जाता है, एक लेवल पे नहीं होता है, लेकिन वो अलग तरह का अपना विषय का डिस्कशन है।
लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसमें 70% मैंने रिलीफ देखा है। स्पेशली जो घटनाएं आपके साथ कुछ निर्दयता से हुई, उनका तो मैं समझता हूँ 90% सॉल्यूशन हो जाता है। जो आपने दूसरों के साथ अगर कुछ किया है तो उसका कुछ क्लियर हो जाता है और कुछ बचता है। आप समझ रहे हैं? किसी ने आपको कष्ट पहुंचाया और उसकी जो आप बीमारी या डर आप कैरी कर रहे हैं वो तो वहां खत्म हो जाता है, वो तो उस पुराने जन्म में जाते ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपने किसी के ऊपर अत्याचार किए तो आप जाके जो जिन ग्रंथियों को कैरी कर रहे हैं वो क्लीन कर लेंगे, लेकिन आपने जिसके ऊपर किया है अत्याचार वो तो आएगा ही वापस। ठीक है, भुगतना पड़ता है, वो तो भुगतना ही पड़ता है। चलित कुंडली का क्या महत्व है? चलित कुंडली देखिए मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग तरह की कुंडलियां इस कारण से बन गई क्योंकि जो प्रेडिक्शन है करेक्ट नहीं आ रहे। उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे सिस्टम निकाले गए, लेकिन उनमें से कोई भी सिस्टम एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं देता है। लेकिन जब आप एनर्जी मैट्रिक्स एस्ट्रोलॉजी समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिस्टम है जो एक्चुअली करेक्ट रिजल्ट आपको देता है। तो इसलिए मेरे सिस्टम में चलित कुंडली नहीं, मेरे सिस्टम में हॉरोस्कोप, फिर इसके बाद जो अलग तरह की जो प्रोग्रेशन हॉरोस्कोप्स है उनका सिस्टम है, वो अलग सिस्टम जी। आप कुछ पूछें सर? काफ़ी बार ऐसा देखते हैं कि जो बंदा काफ़ी गलत काम कर रहा है इस एज में, तो ही इज़ लिविंग हैप्पीली, ही और शी इज़ लिविंग हैप्पीली, और हम देखते हैं कि काफ़ी लोगों ने कुछ बुरा किया ही नहीं है, देन दे आर सफरिंग नाउअडेज, देन व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? राइट। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बहुत लोग गलत काम करते हैं और हम देख रहे हैं कि मजे से जी रहे हैं। अगर आप सिर्फ इस जन्म को देखेंगे तो आपको बड़े भ्रम हो जाए। जब तक स्वयं को आप कई जन्मों की श्रृंखला में ना देखें तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हैं, कई जन्मों को देखते हैं, तब उनको पता चलता है कि उन्होंने क्या अच्छा और क्या बुरा किया, तब उनको पता चलता है कि इस जन्म में उनको भुगतना पड़ रहा है। देखिए, ये जन्म जो है ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, पाप और पुण्य आपके दोनों ही है ना, दोनों ही आपके पास स्टोर में है। तो जब आप ये जन्म अगर इजी ले रहे हैं तो इजी जन्म का मतलब क्या होता है कि आपका पुण्य का आपका परिणाम आपको ज्यादा मिलेगा, पाप का कम मिलेगा। लेकिन अगर आप डिफिकल्ट जन्म ले रहे हैं क्योंकि आपके सर पर कर्जा बहुत हो गया है और वो चुकाना है, और अगर आप डिफिकल्ट जन्म ले रहे हैं तो आप देखेंगे आपके पापों का परिणाम बहुत ज्यादा होगा और पुण्य का परिणाम कम होगा। तो इसके लिए जिन लोगों का हॉरोस्कोप बहुत इजी रहता है, डिफिकल्टीज ज्यादा नहीं होती है, अक्सर करके ऐसे लोग जो है जीवन में बहुत कुछ अगर नेगेटिव भी कर जाते हैं तो भी उनको इस जन्म में नहीं भुगतना पड़ता। अगले जन्म में तो उनको भुगतना ही पड़ेगा, वो तो कोई बच नहीं सकता। एक बार जो कर्म बन गया उसका तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, तो दूसरा उसका रास्ता ही नहीं। बंदा ठीक-ठाक है तो उसका लिए सॉल्यूशन मिल जाएगा लाइफ। देखिए, सॉल्यूशन क्या है? अगर आपके बहुत, जैसे अगर आप बहुत डिफिकल्ट हॉरोस्कोप लेकर पैदा होते हैं, जैसा कि हमने देखा है अक्सर जो संत लोग होते हैं वो अक्सर बहुत डिफिकल्ट हॉरोस्कोप लेके पैदा होते हैं। क्यों डिफिकल्ट हॉरोस्कोप लेके पैदा होते हैं? क्योंकि उनको अपने जो पाप कर्मों का उनको पूरा निपटारा करना होता है, तो अक्सर उनका जीवन बहुत डिफिकल्टी में बीतता है और उन्हीं डिफिकल्टीज के कारण उनकी चेतना का उत्थान होता है। आपने अक्सर देखा होगा जिन लोगों की लाइफ में सर्कमस्टेंसेस जिनको बहुत इजी मिलती है उनका इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाता। जो बहुत डिफिकल्टी से गुजरते हैं वही जीवन को एक विस्तार में समझ पाते हैं। तो ये चेतना की चॉइस होती है कि मुझे डिफिकल्ट बर्थ चाहिए। क्यों डिफिकल्ट बर्थ चाहिए? जब तक घर्षण नहीं मिलता है चेतना को, तब तक चेतना का विकास नहीं होता। तो चेतना के लिए एक्चुअली आप समझ रहे हैं कि जो बहुत इजी बर्थ है वो बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर आत्मा के तल पे अगर आप देखेंगे तो आत्मा के लिए तो वो जन्म बहुत अच्छा होता है जिसमें उसको बहुत चैलेंजेस फेस करने होते हैं, और चैलेंजेस फेस करके वहां से आत्मा का उत्थान तो तभी होता है। इसलिए आत्मा चूज करती है। जब आप शरीर रूप में नहीं है तो आप वो जन्म चूज करते हैं जो डिफिकल्ट, क्योंकि उन्हीं में आपका विकास है। कैपेसिटी ऑफ द बेयरिंग भी होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, और नहीं है तो उसको आप डेवलप कीजिए। आपका चेतना का विकास चाहिए।
स्वामी जी, एक प्रश्न ये मेरे मन में उठता है कि हमारे में आप बोलते हैं कि भाई लग्न जो शादी होती है वो ऊपर से आती है और हमारे में हॉरोस्कोप मैच करते हैं जैसे सब हिंदुओं में, तो ये दोनों चीज़ ऐसी लगती है कि ऊपर से शादी बन के आती हैं फ्यूचर में, पास्ट में, तो ये हॉरोस्कोप मैचिंग करने का क्या है? ये एक्चुअली आपके सब्जेक्ट में ये क्या चीज़ है और कैसे करना चाहिए? देखिए, जो पहली बात तो हॉरोस्कोप मैचिंग, जो हमारे गुणों का सिस्टम है, गुण मिलाने का, आप खुद जब उस सिस्टम को देखेंगे गहरे में तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही प्रिमिटिव सिस्टम। वो गुणों का सिस्टम कैसा है? वर्ग का चंद्रमा का नक्षत्र, वधु का चंद्रमा नक्षत्र, ये सिर्फ दो का मैचिंग होता है और तो कोई ग्रह मैच नहीं किए जाते, हाउसेस मैच नहीं किए जाते। तो पहली बात तो ये मैचिंग ही कोई ज्यादा काम की नहीं है। इसके लिए आपने देखा होगा 31 गुण मिलते हैं, उनका भी डिवोर्स बहुत जल्दी हो जाता है, और 15 गुण मिलने वाले भी साथ में रहते हैं, ये आपने अक्सर देखा होगा। फिर उसके अगर आप पंडित के पास जाएंगे तो वो आपको बड़े अच्छे एक्सप्लेनेशन दे देंगे 31 गुणों के बावजूद क्यों डिवोर्स हुआ। लेकिन एक्चुअली वो जो गुण का सिस्टम है वो सफिशिएंट है ही नहीं, उसका कोई ज्यादा मीनिंग नहीं मैरिज मैचिंग के लिए। आपस में अच्छे हैं वो शादी करके सुखी रह सकते हैं, जिनके आपस में कर्म नेगेटिव है वो शादी करके सुखी नहीं रह सकते। नंबर 1 ये तो हुआ हमारा पास्ट। अब प्रेजेंट की सर्कमस्टेंसेस कैसी हैं? तो ये हो सकता है कि पास्ट में इन दोनों का बड़ा नेगेटिव रिलेशन हो, लेकिन अगर दोनों के हॉरोस्कोप मैच होते हैं, और मैच होने से मेरा मतलब ये नहीं कि गुण मैच होते हैं, वो हॉरोस्कोप की बहुत गहरी मैचिंग होती है। अगर वो मैच होता है तो इसका मतलब जो पुराने इश्यूज भी हुए थे उनको ये अपनी समझदारी से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों के हॉरोस्कोप अगर आप मैच करेंगे ठीक से तो आपको ये तो पता चलेगा कि इस जीवन की सर्कमस्टेंसेस कैसी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि शादी जब तक आपके पुराने जन्मों के का कोई बंधन नहीं है तब तक शादी नहीं हो सकती। आपका भी प्रश्न स्वामी जी, ये तो बहुत सही है, मगर जैसे हम लोग फॉरेन में जाते हैं तो वहाँ शादी जैसी कोई चीज ही नहीं, तो उसका रीजन क्या है? जो एक दूसरे से जो मिले ही नहीं है, जैसे फॉरेन में जाओ तो वो जैसे वो बंधन ही नहीं है वहाँ। तो ये चीज और अपने एस्ट्रोलॉजी में इतना डिफरेंस क्यों है? नहीं, बंधन तो वहां भी, भले वो शादी नहीं तो रिलेशनशिप तो है, उसमें तो बंधन है, पॉजिटिव नेगेटिव सब बहुत कर्म आ रहे हैं, बिल्कुल बंधन है, बहुत बंधन है वहां। मैं 2 चीज जानना चाहता हूँ। एक जो 9 ग्रह है उसके अलावा 3 और ग्रह है, उसका महत्व कुंडली देखने के लिए क्या है? और पूर्व संचित कर्म जो बोलते हैं, जो आप बिफोर बर्थ बोलते हैं, एक कुंडली देखने के लिए कितना महत्व रखता है आपके हिसाब से? देखिए, जो 3 ग्रह बाद में जो प्रकाश में आए, या और भी ग्रह अभी एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं, तो उन सब ग्रहों का इम्पैक्ट तो है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जितना इम्पैक्ट 9 ग्रहों का है उतना इम्पैक्ट यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो का नहीं है। लेकिन एक सर्टेन स्थिति में अगर वो ग्रह हों तब तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो वो स्थितियां मैं आपको जरूर सिखाता हूँ एनर्जी मैट्रिक्स एस्ट्रोलॉजी, कि कब उन ग्रहों का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आपने पूछा संचित कर्म, क्या आपका प्रश्न था? बिफोर बर्थ, हाँ, पूर्ण जन्म यानी पूर्व संचित कर्म, यानी पहले जन्म का, अभी का नहीं, पहले का जन्म का जो कर्म किया हुआ है उसका इफेक्ट क्या करता है? ये कुंडली में देख सकते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल देखते हैं। देखिए, कुंडली में क्या है, कुंडली ये दिखाती है कि इस पर्टिकुलर समय पर पूर्व जन्म का इस तरह का कर्म आपके सामने प्रकट होगा, ये कुंडली दिखाती है। अब कौन सा कर्म प्रकट होगा, ये जो आपके स्टोर में पड़ा हुआ है वो प्रकट होगा। लेकिन कुंडली क्या दिखा रही है? एस्ट्रोलॉजी का टाइमिंग की साइंस है, ये आप समझ लीजिए। तो अगर जैसे मैं कहूंगा कि मैं बहुत ही डेंजरस ग्रह स्थिति की बात करता हूं, जो मेरे एनर्जी मैट्रिक्स के हिसाब से शनि सूर्य किसी का 12वें हाउस में अगर ट्रिगर होता है, जो पोजीशन 1.5 साल चलती है मेरे हिसाब से, तो अब जैसे किसी के कर्म अगर बहुत अच्छे हैं तो शनि सूर्य के मिलन होने से भी बहुत डिफिकल्टी तो आएगी, लेकिन चूंकि उसके कर्म बहुत बुरे नहीं है इसलिए उतना डिफिकल्ट नहीं हो सकता। लेकिन जिसके डिफिकल्ट कर्म बहुत ज्यादा है तो उसकी तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि वो एकदम इनोसेंट है लेकिन वो एक मर्डर केस में फंस गया और उसको फांसी भी होगी, इतना डिफिकल्ट भी हो सकता है। लेकिन ये किस बात पे डिपेंड करता है
कि आपके पूर्व जन्मों के कर्म क्या है, कितने भारी हैं, पाप कितना भारी है, पुण्य कितना भारी है। एस्ट्रोलॉजी क्या बता रही है, टाइमिंग बता रही है कि इस समय पे इतनी सीवियरिटी का एक कर्म प्रकट होगा, आप समझ रहे। लेकिन एग्जैक्ट क्या कर्म प्रकट होगा ये आपके स्वयं के कर्मों पे डिपेंड करता है। ज्योतिष कर्म के अधीन है जी बिल्कुल, कर्म का सिद्धांत पहले है, ज्योतिष बाद में। बिल्कुल समझ के चले, कर्म का सिद्धांत ज्योतिष से ऊपर है। I was watching a TV show, वहाँ पे क्या जो भी एस्ट्रोलॉजिकल इश्यूज होते हैं जो पंडित जी को उनको कुछ डाइट चेंज करने की सलाह दे रहे हैं। और होता है देखिए डाइट से इसका कनेक्शन है, क्योंकि हमारा जो बॉडी कंपोजिशन है वो भी एस्ट्रोलॉजी दिखा रही है किस तरह की आपकी टेंडेंसीज हैं, क्या आपकी खाने की डिजायर होती है, लेकिन आपको कोई चीज़ वो नुकसान भी कर सकती है। तो वो सब एक बिल्कुल ये ज्योतिष इसके साइंस के अधीन आता है। और ये बहुत अच्छा, अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है कि जो आपको डाइट चेंज करने की सलाह ज्योतिष के बेस पर दे रहा है, और अगर उसकी नॉलेज सही है तो बिल्कुल बात सही है, साइंटिफिक। एक आखिरी प्रश्न, आपकी जन्म कुंडली देखने की पद्धति में पितृदोष को क्या व्याख्या करेंगे? पितृदोष शनि राहु होता है तो पितृदोष, यहाँ ज्योतिष कह दे रहा आपका पितृदोष है, पितृदोष एक्चुअली क्या है? देखिए वो जो दूसरा घर जब दूषित हो जाता है, सेकंड हाउस, तो उसको पितृदोष कहते हैं। तो उसका बहुत निराकरण बहुत लोग करवाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आप में से बहुत लोगों ने भी करवाया होगा, तो उसका ज्यादा कुछ मैं बहुत मीनिंग नहीं समझ पाता हूँ। पितृ का दोष होता है, तो पितृ का दोष हमारे ऊपर उतरता है, पितृ का कोई, हाँ हमारे ऊपर उतरता है। जो आपकी हॉरोस्कोप है ये आपके ऊपर क्या होने वाला है, ये आपकी हॉरोस्कोप किसी दूसरे का भविष्य नहीं होता। कई बार लोग कहते हैं कि मेरी माँ का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मेरी हॉरोस्कोप देख के बताओ। ये बहुत गलत प्रश्न, क्योंकि आपका हॉरोस्कोप ये बता सकता है कि आपका माँ से संबंध कैसा है, क्या आपका जॉयस संबंध है, आपको क्या उसकी सेवा करनी है, क्या आप उसके मित्र जैसे हैं। लेकिन ये नहीं बता सकता कि आपकी माँ का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आपकी माँ का स्वास्थ्य के लिए आपकी माँ का ही हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा। आपका हॉरोस्कोप ये जरूर बता सकता है कि अब समय ऐसा आ रहा है कि आपको माँ की सेवा करनी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि माँ बीमार हो तब आपको सेवा करनी है। ये भी हो सकता है कि एक नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन आपका समय ऐसा है कि आपको माँ की सेवा करनी है, आपको कुछ करना है माँ के लिए। तो आपके हॉरोस्कोप से सिर्फ आपकी ही लाइफ देखी जा सकती है। आपके हॉरोस्कोप में पितृ दोष है, यानी आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ना कि आपके पितरों का दोष क्या है। पितृ का दोष हमने किया है या पितृ ने कोई दोष किया है, इसका हमने किया है। हमने अपने पिछले जन्म में जो दोष किया, हाँ उसका रिजल्ट हमको इस लाइफ में भुगतना। और एक दो क्वेश्चन तो ले सकते हैं, फिर ब्रेक पे जाएंगे, फिर वापस शुरू करेंगे अपना वर्कशॉप। कराने से उसकी क्रांति हो जाती है। देखिए मैं ऐसा समझता हूँ कि जब तक बहुत गहराई ना हो समझ में, तब तक कुछ भी रिजल्ट कोई आता नहीं। एक अगर आप एक रिचुअल की तरह से पूजा कर लेते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं। वास्तव में पितृदोष अगर आप मुझसे पूछें तो अगर आपके जो पितृ हैं, तो जो अगर वो असंतुष्ट है किसी कारण से, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनके असंतोष को आप जान सकते हैं, उसका निवारण आप कर सकते हैं। लेकिन कैसे? अपनी आत्मा से आत्मा का कनेक्शन। उसके जो पूजा की जो विधियां हैं वो मेरी समझ से कोई काम की नहीं होगी, लेकिन स्वयं आप गहरे में ध्यान में उतर के आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, और वो आपको सपने में आके बता देंगे कि उनको क्या चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि पितृ दोष होता है, नंबर 1, उसका निवारण संभव है, लेकिन उसका निवारण वही कर सकता है जिसको वास्तव में ज्ञान हो। आप समझ रहे हैं कि आत्माएं कैसे रहती है, कैसे कम्युनिकेट करती है, उसका जब ज्ञान हो तो वो कर सकता है। लेकिन सिर्फ आपने एक किताब उठाई, उसमें एक पूजा लिखी थी, आपने पूजा कर ली, तो उसका कोई नहीं। नारायण बड़ी या पितृ के बारे में ये प्रेत बलि बोलते हैं, वो करवाने से। देखिए मुझे बहुत, मैं सब में गया नहीं तो मुझे उसमें जानकारी नहीं। दूसरी जगह पितृ भी जन्म तो लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। दोष कहाँ है? नहीं, फिर वो जन्म ले लेंगे तो कैसा दोष? आदमी जन्म मरता है। और आप भी तो बहुत पितृ हैं, आप भी जन्म लेते रहते हैं।
यही प्रश्न है, इतना ज्यादा सवाल क्या है? चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका भी क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन। प्रणाम सर। मेरा क्वेश्चन है थोड़े, मैं आई एम स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग। तो थोड़े दिन पहले मेरे दोस्त ने मुझे बोला, मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हूँ, तो मेरे दोस्त ने आके मुझे बोला कि तुम एस्ट्रोलॉजी बिलीव करते हो? मैंने बोला हाँ एस्ट्रोलॉजी। तो अच्छा तो ये बताओ कि अगले 5 मिनट में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? तब मैं कुछ नहीं बोल पाया, और अभी मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हूँ, पर वो मेरी जगह आप होते तो उसका क्वेश्चन आंसर किस तरह? जब भी कोई इस तरह का प्रश्न करेगा, अगर आप एस्ट्रोलॉजी देखते हैं तो आपको पता रहेगा कैसा आने वाला है कुछ, क्योंकि कुछ ना कुछ राहु का मेजर इफेक्ट उस समय होगा, आप खुद देख सकते हो। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी कभी भी घटनाओं को प्रेडिक्ट नहीं करती है। हमारी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग एस्ट्रोलॉजी की है, एस्ट्रोलॉजी से घटनाएं प्रेडिक्ट होती हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। एस्ट्रोलॉजी से सर्कमस्टेंसेस प्रेडिक्ट होती है, आपकी लाइफ में क्या सिचुएशंस बनेंगी ये प्रेडिक्ट होता है। सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल करेंगे उससे घटनाएं हो, आप समझ रहे हैं? एस्ट्रोलॉजी कभी भी इवेंट्स प्रेडिक्ट नहीं करती है, सिचुएशंस प्रेडिक्ट करती है। इसीलिए जब भी आपका चेतना का उत्थान होता है तो जो आपका रिस्पॉन्स है सर्कमस्टेंसेस के लिए, सिचुएशंस के लिए, आपका रिस्पॉन्स बदल जाता है। इसलिए जैसे ही आपकी चेतना का उत्थान हुआ, सेम हॉरोस्कोप रहने के बावजूद घटनाएं डिफरेंट होने लगती। आपका प्रश्न का उत्तर मिला? आगे बोला राहु का वो क्या है? तो वो मैं आपको आज थोड़ा बताऊंगा। बाकी राहु का प्रभाव होता है तो इस तरह की सिचुएशन आती है जो बड़ी कंफ्यूजिंग है, जो आपको समझ नहीं आएगा क्या करेंगे। आपका एक प्रश्न था, बस ये लास्ट प्रश्न। सर वो लोग बोलते हैं कि स्वास्थ्य रोज तबीयत बदल जाती है, तो ज्योतिष उसके ऊपर भी होता है? जी बिल्कुल, ज्योतिष का संबंध तो जीवन की हर घटना से ही, जीवन के हर पहलू का संबंध ज्योतिष से, ज्योतिष बताता है। जैसे अभी मैं आपको जो ज्योतिष थोड़ा सा सिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा उससे आइडिया लगेगा। राहु भटकाने का काम करता है आपको। राहु का मतलब है माया। तो जो आपको जीवन में राहु जिस घर में भी बैठा होगा, उस घर से रिलेटेड मैटर्स कि आपको बहुत ज्यादा इच्छा रहेगी, आपको ऐसा लगेगा कि बस ये हो जाए तो हो जाए, लेकिन राहु रिजल्ट नहीं देता। आप समझ, वो आपकी इच्छा बनी रहेगी, वो आपका डिससेटिस्फेक्शन सदा बना रहेगा, आप उसके लिए ट्राई करते रहेंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे तो भी आप ट्राई करते रहेंगे। ठीक। और केतु का अर्थ है शॉक्स, अनएक्सपेक्टेड शॉक्स। यानी आप ये कहेंगे कि मैंने तो कुछ ऐसा गलत नहीं किया था, फिर क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ। केतु जिस घर में भी बैठा होगा, उस घर में आपको अनएक्सपेक्टेड शॉक्स लगेंगे। और केतु ही एक्चुअली देखा जाए तो आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का रास्ता प्रशस्त करता है, क्योंकि जब आपको अनएक्सपेक्टेड झटके लगते हैं तब आपको लगता है कि इस पूरी दुनिया के अलावा और भी कुछ है, कोई और भी सिस्टम है। तो केतु जो आपका आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है।